नमस्ते सभी दर्शकों को। स्वागत अभिनंदन है आपका स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के विशेष हेल्थ प्रोग्राम में। दर्शकों, जैसा कि पिछले सत्र में हमने आदरणीय डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी के सानिध्य में बैठ करके कुछ ऐसी चर्चाओं को किया था। वो चर्चाएं थी सर्दी खांसी जुकाम से संबंधित, कैसे उनका प्राकृतिक उपचार किया जाए, ये मित्र रोग कब होते हैं और ये कब दुर्बलता के कारण से, रोग के कारण से आते हैं। आज फिर से डॉक्टर रमाकांत जी के साथ हम उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। स्वामी न्यूज की ओर से, आप सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर साहब के सामने हमने बहुत सारे सवाल रखे। उनमें से आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है एक गंभीर रोग जिसका नाम है कर्कट रोग, कर्कट अर्बुद, या अंग्रेजी भाषा में कहे तो कैंसर का रोग। तो डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, श्रोता हैं और कई सारे ऐसे साधक हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी के परिवार में है, किसी की रिश्तेदारी में है और कोई कैसे जूझ रहा है, कोई फर्स्ट स्टेज का है, कोई सेकंड स्टेज का है। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर क्या रोग है। देखिए, कैंसर को सामान्य तौर पर अगर जैसे डेफिनेशन कैंसर की जब बोली जाए तो कैंसर का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ। एक्स्ट्रा ग्रोथ का मतलब है जो शरीर का भाग नहीं है और मस्तिष्क का उस पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अनकंट्रोल्ड मतलब जिस पर बॉडी का कोई कंट्रोल ना हो, और दूसरा अनवांटेड जो हो, जिसकी शरीर में आवश्यकता ना हो। इनकोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि जो आपस में बॉडी के किसी भी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में ना हो, ऐसी ग्रोथ जब होती है तो उस ग्रोथ को बोला जाता है कैंसर। कैंसर में सामान्य तौर पर कभी गाल में फोड़ा हो गया, कभी गले में फोड़ा हो गया, या फिर लिवर पे कैंसर हो गया। सामान्य तौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, या फिर पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। जो बहुत कॉमन पाए जाने वाले कैंसर हैं वो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स जो होता है, यूट्रस और विजाइना के बीच में जो जगह होती है, उस जगह का कैंसर महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने में मिल रहा है आजकल। और पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, और जो लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का ज्यादा उपयोग करते हैं उनको ओरल कैंसर सामान्य तौर पर ज्यादा देखने में आ रहा है। तो कैंसर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर शरीर में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होना चालू हुई है, जिस ग्रोथ का शरीर पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और शरीर का जिस पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन नहीं है, और शरीर में जो पूरे तरीके से अनवांटेड है, शरीर में उसकी कतई आवश्यकता नहीं थी, और फिर अगर ऐसी कोई भी ग्रोथ शरीर में हो जाती है तो ऐसी किसी भी ग्रोथ को कैंसर का नाम दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक प्राय हम देखते हैं जैसे गांठ हो जाती है शरीर में, है ना? ऐसे कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि 3 प्रकार की गांठें होती है। एक सामान्य गांठ होती है, एक टीबी की गांठ होती है और एक कैंसर की होती है। बिल्कुल। अब इसमें पहचानने कैसे कि ये कैंसर की गांठ कैसी? देखो, एक्स्ट्रा ग्रोथ 2 तरीके की हो सकती है। एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जिसको बोला जाता है बिनाइन ग्रोथ। बिनाइन ग्रोथ का मतलब है कि वो शरीर की आवश्यकता से ज्यादा तो हो गई है, जितना शरीर को जरूरी नहीं था उससे ज्यादा तो कोई भाग बढ़ गया है, लेकिन उसमें कोई कैंसरस चेंजेस नहीं है, वो मैलिग्नेंट नहीं है। ऐसी कई प्रकार की गांठें होती हैं। जैसे एक गांठ होती है सामान्य गांठ जिसको बोलते हैं, जिसमें लाइपोमा हो सकता है, या फिर लाइपोमा मतलब लिपिड, जो फैट बॉल्स के रूप में शरीर में कई प्रकार की गांठें हो जाती हैं। यहां हो जाए, या फिर यहां हो जाए, या फिर पेट में कहीं भी हो जाए, या फिर पिंडली में, जांघों में लोगों के जनरली गांठें पाई जाती हैं। पीठ में, पीठ के हिस्से में कई प्रकार की गांठें पाई जाती हैं, जिनको लाइपोमा के नाम से जाना जाता है, जिनको फैट बॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य गांठें हैं। एक गांठ होती है जो सामान्य तौर पर आंतों में गांठ जिसको बोला जाता है, वो होती है टीबी की, जिसमें जो इंटेस्टिनल लिम्फ नोड्स होती हैं वो सूजना चालू हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पर जो आती है
वो है मैलिग्नेंसी के साथ में कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो मैलिग्नेंसी के साथ में कोई भी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को ही कैंसर की ग्रोथ माना जाता है। इसको मैलिग्नेंसी भी बोला जाता है कि बिनाइन का मतलब है कैंसरस नहीं है, जो नॉन कैंसरस है, और अगर वो ग्रोथ कहीं मैलिग्नेंट हो जाए, उसमें कैंसरस चेंजेस देखे जाने लग जाएं, तब उसी को फिर कैंसर की गांठें बोला जाता है, कैंसर की गांठ बोला जाता है। इससे एक सवाल डॉक्टर साहब सबके मन में एक उत्पन्न होता है कि ये क्यों होता है, या मुझे क्यों हो गया, या मेरे रिश्तेदार को क्यों हो गया, वो तो बिल्कुल ना तो नॉनवेज खाता था ना, ये ऐसा क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है कैंसर? देखिए, कैंसर होने का कोई ऐसा विशेष कारण जिसको एग्जैक्ट इटियोलॉजी बोला जाए, एग्जैक्ट कॉज बोला जाए, तो अभी तक अननोन कॉजेज हैं इसके। कोई ऐसा नोन कॉज नहीं है जिसको लिख दिया जाए कि इसकी वजह से ही कैंसर होता है। जैसे टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह, ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है। मलेरिया जो है वो स्पेसिफिक एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है पैरासाइट, उसकी वजह से होता है। जैसे चिकुनगुनिया के लिए, टाइफॉइड के लिए, डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल कॉजेज हैं, ऐसा कोई कॉज रेस्पॉन्सिबल कैंसर के लिए नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर कैंसर का होना इस बात का परिचायक होता है कि शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से विषाक्त पदार्थों का संग्रह हुआ है। एक कारण तो यह भी माना जाता है। दूसरे कारणों में एक कारण होता है हेरेडिटरी। तो हेरेडिटरी कॉज जो होते हैं, जेनेटिक कॉजेज जिनको होते हैं, कि कहीं फैमिली हिस्ट्री में किसी को था और उसके बाद हो गया, तो दूसरा कारण यह भी होता है। तीसरा एक कारण होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जीवन शैली जो लोगों की है वो इतनी ज्यादा सेडेंट्री हो गई है, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल का फॉलोअप नहीं है। ना तो व्यायाम हो रहे हैं, ना खाने पीने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ना ही हम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन नियमों के पालन की आवश्यकता है, उन नियमों का पालन कर पा रहे ढंग से। तो इन गड़बड़ियों की वजह से भी शरीर में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आते हैं जो कैंसर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक सवाल और आता है डॉक्टर साहब कि ये कैंसर के कुछ संकेत क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं? बिल्कुल, देखिए, सामान्य तौर पर जो एक चीज कही जाती है कि कैंसर तो लास्ट स्टेज में ही पता लगा, पता ही नहीं लग पाया हमको, तो हमको पहले पता लग जाता तो हम उस जगह भी दिखा लेते, अगर पहले पता लग जाता तो हम और पता नहीं क्या क्या कर लेते। तो सामान्य तौर पर ऐसा मेरा मानना है कि शरीर में कोई भी रोग जब आता है तो आने से पहले संकेत जरूर देता है। सामान्य भाषा में भी तो बोला जाता है ना कि अगर किसी के यहां कोई मेहमान भी आने वाला होता है तो वो भी आपको पहले कॉल करके या पहले पूर्व सूचना देके ही आता है। तो कैंसर जैसा बड़ा रोग डायरेक्ट आ जाए ऐसा संभव नहीं है। कैंसर आने के पहले, शरीर में कैंसर होने के पहले संकेत तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन संकेतों पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। हम बहुत निर्भीक होकर के, जैसे होता है ना कि कोई अगर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाए और फिर वो कहे कि संकेत नहीं मिला, तो एक संकेत तो यही होता है कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। ये एक्सीडेंटल ट्रॉमा या एक्सीडेंट होने के लिए एक संकेत ही माना जाता है। तो अगर लाइफस्टाइल खराब है तो लाइफस्टाइल की खराबी अपने आप में एक सांकेतिक भाषा में यह मान लिया जाए कि खराब लाइफस्टाइल किसी भी बीमारी के होने में एक बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर या रेस्पॉन्सिबल कॉज माना जा सकता है, जो कैंसर जैसी बीमारी कराने में भी बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो एक तो खराब लाइफस्टाइल अपने आप में संकेत है। जो लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जो लोग उल्टा सीधा खा रहे हैं, जिन लोगों के सोने जगने का कोई टाइम नहीं है, जो लोग केवल जो स्ट्रीट फूड पर आजकल बहुत शौकीन लोग हो गए हैं भोजन के, तो भोजन, सामान्य भाषा में भी ये कहावत कही जाती है कि भोजन शरीर के पोषण के लिए है, ना कि आपके स्वाद की आपूर्ति करने के लिए। तो भोजन अगर शरीर के पोषण से मन हटा करके भोजन सिर्फ इसलिए किया जाए कि आपके स्वादिष्ट जो स्वाद की ग्रंथियां हैं उनका पोषण हो सके, या स्वाद की ग्रंथियों को संतुष्ट करने के लिए अगर भोजन लिया जाए और उस भोजन में कहीं स्वास्थ्य धीरे धीरे करके विलुप्त होता चला जा रहा है,
जो एक कारण के रूप में एक संकेत माना जा सकता है कि यह भी एक कारण है जो कैंसर कराने में रेस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे संकेत और हो सकते हैं, जैसे अगर शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो कहा जाता है कि कब्ज सब रोगों की जननी है। सामान्य भाषा में यह कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। और आज कब्ज को लोग मान रहे हैं कि कब्ज तो सबको ही है। तो कब्ज सबको है इसका मतलब वो परेशान नहीं करेगी या वो बीमारी की कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो कब्ज अगर सबको है तो भी डेफिनेटली वो एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में काम करेगी। कब्ज सब रोगों की जननी है, ये इसी तरीके से नहीं कहा गया है। कब्ज डेफिनेटली सारे के सारे रोगों को कराने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए तो ये बोला गया कि कब्ज सब रोगों की जननी है। सामान्यतः आयुर्वेद में एक श्लोक कहा जाता है, सर्वेसाम रोगाणाम निदानम कुपितः मला, कि सारे के सारे रोग जो शरीर में हो रहे हैं उनकी डायग्नोसिस अगर आपको करनी है तो उस डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छी डायग्नोसिस होती है कि अगर मल कुपित हो रहा है शरीर में तो मान लीजिए कोई भी रोग हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम डेफिनेटली यही कहते हैं, सर्वे रोगा मलावसा, सारे के सारे रोग केवल मल के वास करने से होते हैं। शरीर में अगर मल रुकना चालू होगा, इकट्ठा होना चालू होगा तो चीजें जल्दी सड़ती हैं। आप और अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर घर में जो एलिमिनेटिव चैनल्स हैं, जो ड्रेनेज का सिस्टम है, अगर वो चौक हो जाता है तो पूरे घर में बदबू आना चालू हो जाती है। सामान्य तौर पर सब जानते हैं कि ड्रेनेज अगर 2 दिन के लिए चौक हो जाए फिर आप देखो घर में बदबू का क्या हाल होता है। तो शरीर में अगर आपके ड्रेनेज के सिस्टम जो हैं, जो आपके एलिमिनेशन के चैनल्स हैं, उनमें अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होगा, चौकेज होगा, तो वो पूरे के पूरे शरीर को विषाक्त बनाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है और जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं और उनमें एक रोग कैंसर भी हो सकता है। तो संकेत तो बहुत सारे होते हैं, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, दर्द होना, पेट का फूलना, सीने में भारीपन, सांस का भरना, चलने फिरने में सांस भर रही है। व्यक्ति जब जिसको एडल्सेंस एज में अगर किसी को मान लो चलने में चक्कर आ रहा है, उठने बैठने में चक्कर आ रहा है, तो सामान्य तौर पर ये संकेत ही होते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। और कुछ गड़बड़ियां कब वो एक बड़ी बीमारी के रूप में शरीर में आपके रिप्रेजेंट करेंगी अपने आप को, यह नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित ही बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे संकेतों को, छोटी छोटी चीजों को हम इसलिए छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत छोटी है। जैसे हाथी चींटी को अगर इसलिए नेग्लेक्ट कर दे कि अरे हमारा शरीर देखो कितना बड़ा है और ये बेचारी छोटी सी चींटी हमारा क्या बिगाड़ देगी, लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी से भी तांडव करा देती है। तो छोटे छोटे संकेतों को अगर बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाएगा तो वो कब बड़े संकेत के रूप में या बड़ी बीमारी के रूप में आपके शरीर में रिप्रेजेंट होगा, ये कहा नहीं जा सकता। निश्चित ही इन छोटे छोटे संकेतों को भी कंसिडरेशन में लेना बहुत आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब ने जैसा दर्शकों कहा कि व्यायाम बहुत जरूरी है। जैसे एक मशीन को आपको अच्छे प्रकार से चलाने के लिए उसको मेंटेनेंस, उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग और समय पर उसको चलाते रहना चाहिए, ऐसे ही शरीर से भी हम काम तो बहुत लेते हैं लेकिन व्यायाम नहीं देते, इसीलिए हमारे अलग अलग अंगों में दोष आ जाते हैं। सबसे बड़ा तरीका होता है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, और व्यायाम के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ भी कहते हैं शरीरोपचय। उपचय यानी चय अपचय की दर बहुत अच्छी करता है अगर कोई व्यायाम प्रतिदिन करे तो। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीना सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। ये सब व्यायाम से मिलता है, इसीलिए पहला शब्द ही बता दिया कि मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है। और जिसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, चाहे वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों का, चाहे बोन का, तो बहुत सारी समस्याओं से व्यक्ति बचा रहता है। तो बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है, अब किसी को डायग्नोस हो गया तो अब उसका विश्वास है योग में, नेचुरोपैथी में, तो अगर ऐसा है या आयुर्वेद में, इन सब के प्रति उसका बड़ा श्रद्धा है, प्रेम है कि मुझे उसको लगता है नहीं मैं दूसरी पैथी में नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी में रहूंगा क्योंकि मैं पहले ही शरीर को बहुत खराब कर चुका हूं, तो अब मैं क्या करूं? देखिए, कैंसर के इलाज के लिए
वैसे तो हर गली मोहल्ले में कैंसर का इलाज यहां होता है करके, जैसे दीवारों पर लिख दिया जाता है ना, कई प्रकार के जो दीवारों पर प्रचार प्रसार हेतु जो लिखावट लिखी जाती है, ऐसे ही कैंसर के लिए भी गली मोहल्लों में बहुत सारे कैंसर का इलाज करने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमें इस बीमारी की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। अगर हम बीमारी की गंभीरता को बिना समझे कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर के टाइम को खराब करने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा नुकसान होना तय हो जाता है। इसलिए यह जरूर ध्यान रखना है कि जब बीमारी हो गई तो उस बीमारी के होने के बाद हम टाइम वेस्ट नहीं करें। हमको अगर कहीं कुछ ऐसा ऑथेंटिक लग रहा है कि यहां से हमको लाभ हो सकता है, और वो ऑथेंटिक कैसे हो सकता है, कैसे पता लगे कि हाँ ये चीज हमको करनी चाहिए, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ये हम कैसे समझ पाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अगर कोई भी चीज आपके शरीर में फायदा करा सकती है कैंसर जैसे रोग में, तो वो सिर्फ शुद्धि है। अगर आप अपने शरीर में शोधन कर लें, शुद्धि कर लें, क्योंकि विषाक्त पदार्थों का शरीर से निष्कासन ही रोगों का प्रमुख इलाज माना जाता है। ये आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे पहली कहावत है। आयुर्वेद कहता है कि विजातीय द्रव्यों के संग्रह की वजह से रोग अगर होता है तो उन विजातीय द्रव्यों का निष्कासन ही रोगों का प्रमुख इलाज है। और प्राकृतिक चिकित्सा में सीधे सीधे लिखा गया कि सर्वे रोगः मलावसा, सारे के सारे रोग मल के वास करने से होते हैं। और लंघनम परम औषधम, लंघन करना परम औषधि का काम करता है। और लंघन का मतलब क्या है? लंघन का मतलब है कि जो भोजन आप कर रहे हैं उस भोजन से कम भोजन पर जब आप आते हैं तो आपके लिए वो लंघन माना जाता है। आप और कम कर लीजिए, और कम कर लीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, या फिर आप सिर्फ ऐसे भोजन पर रह जाइए जो आपके शरीर में जो नित्य प्रति ऊर्जा खर्च हो रही है, डेली जो एक्सपेंडिचर है एनर्जी का, फ्रेश अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे आपके ब्रेन को मिलती रहे। बाकी पूरे शरीर में जो भी छोटे मोटे काम हो रहे हैं उनके लिए जो ऊर्जा है वो जमा ऊर्जा जो शरीर में है उससे निकल के आए। उपवास कैसे काम करता है? उपवास के लिए कहा जाता है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। तो ये जो बीमारी है कैंसर जैसी भयावह बीमारी माना जाता है इसको, इस बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करने का पूरा जिम्मा अगर आप उपवास पर डाल देते हैं तो डेफिनेटली इलाज तो संभव है। लेकिन हम कितना अच्छे तरीके से, कितना सोच समझ करके अपनी बीमारी का कहां कितने कौन से स्टेज पर है, वो कितनी बढ़ गई है और किस दर से बढ़ रही है, इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए इलाज करते हैं तो निश्चित ही इलाज संभव है। हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ था और वो अब लगभग 15, 20 साल के आसपास हो गए। मैं यहां लगभग 18 साल से हूं जी ना सर। और 20 साल पहले भी जो लोग, जैसे मैं यहां जब नहीं था तब भी यहां चिकित्सक जो रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में एक विधान होता है, एक विधि होती है, उसी तरीके से इलाज होता है। तो हमारे पास लोग आते हैं कि साहब हम तो 20 साल पहले आए थे और हमको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस समय से हमने प्राकृतिक चिकित्सा को सीखा, समझा और फॉलो कर रहे हैं, तो हमको कैंसर से तो हम फ्री हो ही गए, उसके बाद हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, समय समय पर आते रहते हैं या कहीं और भी जाते रहते हैं, तो हम तो कैंसर से भी फ्री हुए और उसके बाद हमको कोई छोटा मोटा रोग भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो शरीर को शुद्ध रख रहे हैं। कहा जाता है शुद्धो देहा मनुष्य यश सहजीवती वर्ष शतम। अगर मनुष्य सिर्फ अपने देह की शुद्धि कर ले तो वो शतायु भी होता है, दीर्घायु भी होता है और वो स्वस्थ दीर्घायु पाता है। तो दीर्घायु होना और स्वस्थ होना और स्वस्थ दीर्घायु होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं कि स्वस्थ तो हैं लेकिन हम ज्यादा लंबे नहीं जी पा रहे। एक होता है कि उम्र तो हमें बहुत जीना है लेकिन हमको तो बीमारियों से शरीर भरा हुआ है, और एक होता है कि हम बीमार भी नहीं हैं और हम दीर्घायु भी जिएंगे। तो ऐसी अवस्था कब आएगी? जब शरीर को शुद्ध रखा जाएगा,
शरीर को डिटॉक्सिफाइड रखा जाएगा, शरीर में टॉक्सिन्स जब इकट्ठे नहीं होने दिए जाएंगे और वो काम प्राकृतिक चिकित्सा से बखूबी हो पाता है, तो डेफिनेटली इलाज तो संभव है। और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा जिसको व्यायाम चिकित्सा बोला जाता है, आहार चिकित्सा, और साथ में आपके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन कराए जाते हैं, जो आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जा रहा है कि हमारे सोने जगने का कोई टाइम नहीं है, हमारे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, हम पूरे पूरे दिन एक ही जगह बैठे बैठे काम करते रहते हैं या खड़े खड़े काम करते रहते हैं, या फिर हम पूरे दिन काम करते हैं और घर आकर के खा करके सो जाते हैं। तो ये सारा का सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आता है। तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने का काम भी हम करते हैं। जैसे आप यहां रह रहे हैं, इतने दिन में आपने देखा कि हम सवेरे 5 बजे जगाने से लेकर के रात को 9:30 बजे सुलाने तक का पूरा हमारा रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है। सवेरे से लेकर के शाम तक आपको क्या क्या करना है। अब एक सामान्य बात आती है कि लोग ये कहते हैं और कह सकते हैं कि साहब आप तो कह रहे हो कि सवेरे से लेकर शाम तक हम यहां पूरा रूटीन फॉलो करवाते हैं, तो अगर हम ऐसे ही घर में करेंगे तो काम कौन करेगा, और काम नहीं करेंगे तो फिर आजीविका कैसे चलेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। तो यहां जो सवेरे से लेकर शाम तक आप सीख रहे हैं, गाड़ी अगर सर्विसिंग पर ले जाई जाती है, वहां उसके नट बोल्ट खोले होते हैं, फिर उसको ठीक किया जाता हो, तो घर में थोड़ी आप नट बोल्ट खोलते हो, घर में तो आप चलाने का काम करते हो। तो जैसे आप सही समय पर गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ले जाकर के वहां से सही करा के फिर आप उसका उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सालयों में आप जाकर के अपने शरीर का पूरे तरीके से शोधन करके फिर आप अपने उस शोधित शरीर से खूब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत फॉलोअप कर लीजिए, थोड़ा व्यायाम सवेरे हो गया, थोड़ा व्यायाम शाम को हो गया, शाम का भोजन थोड़ा जल्दी हो गया, अगर संभव हो जाए तो सवेरे थोड़ा जल्दी जग करके थोड़ा व्यायाम कर लिया और रात को थोड़ा जल्दी सो जाए। ये लाइफस्टाइल के छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस चिकित्सा का मुख्य भाग माने जाते हैं। कैंसर जैसी चिकित्सा में सामान्य तौर पर यह विवाद का विषय बना होता है कि कैंसर में हमें कोई अन्य चिकित्सा लेनी भी चाहिए या फिर कैंसर में हमको सीधे कहां जाना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन में जाकर के या तो हम कैंसर का इलाज कराएं तो कैसे इलाज होगा। कैंसर का इलाज अगर हम मॉडर्न साइंस में जा रहे हैं, वहां कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एकदम से अगर बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में क्या होगा, आपको कैंसर की जांचें कैसे संभव हैं। कैंसर की जांचों के लिए या तो आप एफएनएसी कराते हो, अगर कोई गांठ है तो उसमें एक निडल डाल करके उसमें से फ्लूइड निकाल लिया जाता है और उसका साइटोलॉजी टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि कैंसर है कि नहीं है। अगर कैंसर निकलता है तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर यह कंफर्म करना पड़ता है कि कहां कहां यह फैल गया। एक तो होता है कैंसर हो गया और एक होता है कैंसर फैलने वाला हो गया, फैल भी गया। तो फैल कहां कहां गया, इसके लिए पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है, पीटी स्कैन बोला जाता है जिसको। पेट स्कैन से पता लगता है कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह तक भी ऐसे करके स्कैटर होना चालू हो गया है, कहीं कहीं दूर दूर तक भी फैलना चालू हुआ है। ऐसे केस में ऑपरेशन के चांसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। कैंसर अगर सॉलिटरी मास है, एक जगह पर है, कोई गांठ है, किसी भी तरीके का कैंसर का ग्रोथ कहीं अगर हुआ है, वहां एक ही लोकल रीजन पर है, तो वहां तो उस जगह को काट करके निकाल दिया जाए। लेकिन अगर कैंसर फैल गया तो कहां कहां काट करके निकाला जा सकता है। तो फिर कैंसर का सर्जिकल एक्सीजन वाला ट्रीटमेंट जो है ना, वो फिर समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि या तो इंजेक्टिबल्स के रूप में या फिर ओरल रूट से आपको कीमोथेरेपी मतलब केमिकल ड्रग्स जो होते हैं वो खिलाए पिलाए जाते हैं या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसके माध्यम से कैंसर सेल्स जहां जहां आपके शरीर में पनप रही हैं, अगर शरीर में सही तरीके से कीमो का डोज डिसाइड करके कीमो दिया जाए तो वो कीमोथेरेपी जो है, कीमो का मतलब क्या होता है, बेसिकली जलाना। आपके शरीर में कहां कैंसर सेल पनप रही है उस जगह पर जो केमिकल डाला जाता है, टारगेटेड सेल थेरेपी होती है, वो कैंसर सेल पर ही जाके अटैक करेगी। कैंसर सेल पर जाके अटैक करेगी, उसको जला के राख कर देगी, खत्म कर देगी।
अब कैंसर सेल को टारगेटेड जो सेल थेरेपी है, टारगेटेड कीमोथेरेपी जो है, वहां जा जाकर के कैंसर सेल्स को खत्म करने का कीमोथेरेपी काम करेगी। अब अगर हम यहां चूक रहे हैं किसी भी वजह से, सामान्य तौर पर आज ये विषय बना हुआ है कि अगर हम कहीं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में गए और वहां हमने टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद जब रोग बढ़ गया तब हम भड़बड़ा करके गए डॉक्टर के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। कैंसर ट्रीटिंग डॉक्टर्स जो मॉडर्न साइंस में है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्योंकि कैंसर डिपार्टमेंट को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोला जाता है। फिर हम गए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, फिर वो गुस्सा तो करेंगे ही, क्योंकि आप पहले नहीं गए, आपको इतने समय पहले बता दिया था, आपने बायोप्सी करा ली थी, अब आप साल भर के बाद आ रहे हो, तो अब हम क्या कर पाए। इस तरीके की बातें डेफिनेटली होती हैं और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप के साथ, क्योंकि कैंसर को बहुत छोटा रोग नहीं माना जाना चाहिए। हम ऐसी फालतू झूठी दिलासा किसी को दे दें कि नहीं बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसे ठीक हो जाओगे, वैसे ही ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बातें तो खैर नहीं की जानी चाहिए। कैंसर अगर हुआ है, अगर बहुत श्रद्धा से, बहुत अच्छे फॉलोअप के साथ में अगर शुद्धि का प्रोग्राम फॉलो किया जाए, शरीर में शोधन करवाया जाए, तो डेफिनेटली कैंसर में बहुत अच्छा आराम पाया जा सकता है। आज छोटे से छोटे स्तर के लोगों से लेकर के बड़े से बड़े स्तर के लोग जो हैं कैंसर फ्री हो रहे हैं, और सामान्य तौर पर आहार चिकित्सा से भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है कि भाई आहार चिकित्सा में फालतू की चीजें जो हैं, जैसे बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा चिकनाइयां, स्ट्रीट फूड है, मैदे से बना हुआ आइटम है, या फिर ओवर फ्राइड आइटम है, डीप फ्राइड आइटम्स हैं, या फिर ओवर ईटिंग कोई कर रहा है, या फिर समय बेसमय खा रहे हैं, कभी कभी भूखे रह जा रहे हैं, जो मिल गया वही खा लिया, आज अच्छा बना है तो ज्यादा खा लेंगे, आज अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इससे आपको हटना पड़ेगा। ये अगर समझ में आ जाता है और आप विशुद्ध प्राकृतिक आहार लेते हैं, सात्विक प्रकृति का भोजन लेना चालू करते हैं, उसके साथ में थोड़ा सा शोधन का प्रोग्राम भी हो जाता है, तो निश्चित ही बॉडी हील्स इटसेल्फ, शरीर में स्वतः अपने आप को हील करने की क्षमताएं होती हैं, निश्चित ही शरीर में आराम होना चालू होता है। लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे और वहां ना तो सर्जरी करा रहे, ना कीमो कराने का प्लान कर रहे, तो फिर तो हम अपने शरीर के साथ रिस्क बरत रहे हैं। आज नहीं तो कल फिर समस्या बड़ी होकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी, तब फिर पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो या तो आप इधर हैं तो पूरा इधर अच्छे तरीके से फॉलो करिए, और अगर इधर नहीं तो डेफिनेटली आपको उधर जाके जो भी कंसर्न ट्रीटमेंट होते हैं आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर के, ताकि प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर समय पर आप सही जगह पहुंच गए और सही जगह पर पहुंच करके जो बताया जा रहा है उसका सही तरीके से फॉलोअप कर लिया, तो कैंसर से कई लोग फ्री हैं। आज आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके देखो, सवेरे से लेके शाम तक कई लोग ऐसे आएंगे कि किसी ने यहां गाल कटवा रखा है, किसी ने पेट कटवा रखा है, किसी ने आंतें कटवा रखी हैं, किसी ने लिवर का कुछ हिस्सा कटवा रखा है, किसी ने कहीं कुछ कटवा रखा है। ये क्या है? सर्जिकल एक्सीजन ही है, ऑपरेशन कराने वाला, कि भाई कहीं था सॉलिटरी मांस था उसको काट के निकाल दिया। जैसे अगर आप 5 किलो सेव लेके आओ और किसी कारण की वजह से उसमें 2 सेव सड़ना चालू हो जाए, अब सड़े हुए सेव को आप उसी थैले में रखे रहो जिसमें बाकी सेव रखे हैं, तो ये लगभग फाइनल हो जाता है कि वो 2 सेव बाकी सेवों को सड़ाने का काम करेंगे ही। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप उन 2 सेवों को वहां से हटा करके बाहर फेंक दो। तो ये तो होती है एक्सीजन, सर्जरी करके खत्म कर दिया, ताकि अब आपके शरीर में कैंसर सेल नहीं है। लेकिन यहां यह भी समझना आवश्यक है कि कैंसर सेल जनरेट हुई थी। अब जनरेटेड कैंसर सेल को काट के तो निकाल दिया, लेकिन जनरेट होने के रीजन को कहां काटा भाई? जनरेट होने का रीजन तो अभी भी है, तो वो रीजन खत्म करना भी आवश्यक है। इसलिए आप अगर सर्जरी करा लो, सर्जरी के बाद कीमो या रेडिएशन भी करा लिया, उसके बाद भी बहुत आवश्यकता है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा या आहार चिकित्सा की मदद से आगे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, इस पर विशेष फोकस रखें। तो दर्शकों के मन में जो कई सारे सवाल आपकी पहली वाली बात से उठे होंगे, उसका समाधान आपने आपकी बाद वाली बात से कर दिया।
तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ऐसा अपन कह सकते हैं कि अगर ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट से भी आप इलाज ले रहे हैं और साथ में नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी लें तो ज्यादा लाभकारी होगा। डेफिनेटली कहा जाता है कि शरीर का शोधन करने के बाद, एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करें, महिला जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट महिला को जब सर्जरी के लिए या डिलीवरी कराने ले जाते हैं तो एनिमा लगवाया जाता है, शोधन करते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी ट्रीटमेंट के पहले अगर शरीर शुद्ध कर लिया जाए, शरीर शोधन कर लिया जाए, तो नुकसान तो कोई होने वाला नहीं। इस बात को तो सारे लोग भी मान सकते हैं, इस बात को तो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर भी मानते ही हैं कि अगर शरीर में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे हैं आप उनको अगर निकाल दें, तो जो हमारे यहां कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि साहब हम तो यहां आने के पहले दवाइयां खा रहे थे, दवाइयां काम ही नहीं कर रही थी, और यहां आने के बाद जब यहां से घर वापस गए फिर दवाइयां खाते हैं, बहुत अच्छा आराम हो रहा है, यहां से भी आराम हो गया था, फिर दवाइयां ली तो बिल्कुल ही आराम हो गया। तो अगर मान लिया कि आपको ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में भी लेना है तो भी प्राकृतिक चिकित्सा आवश्यक है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज चल रहा है, साथ में अगर आप मॉडर्न साइंस में भी जाकर के फॉलोअप ले रहे हैं तो वो और सोने पे सुहागा है। भाई ऐसा नहीं है कि किसी पद्धति को बिल्कुल अपना लिया जाए तो किसी को छोड़ना बहुत आवश्यक है, जरूरी नहीं है। आप जैसे मॉडर्न साइंस को अपना करके प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़ के चलो, या फिर प्राकृतिक चिकित्सा अपना ली तो मॉडर्न साइंस छोड़ दी, क्यों भाई, छोड़ना क्यों है? आप दोनों चीजों को लेके भी चल सकते हैं। यहां वो वाली बात सिद्ध नहीं होती है कि आप दो दो नाव पर पैर रखोगे तो विनाश तय है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर फॉलोअप ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, आप वहां ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर के ट्रीटमेंट करा रहे हैं, साथ के साथ आप आहार चिकित्सा का भी फॉलोअप कर रहे हैं। वैसे भी आजकल किस डिपार्टमेंट में डाइटिशियंस नहीं बिठा रखे हैं, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में डाइटिशियंस हैं। जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें भी अब तो बताने लग गए भाई चिकनाई मत खाओ, फैटी चीजें कम खाओ, आपको खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, सब लोग बता रहे हैं। डायबिटोलॉजिस्ट जो होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिनको माना जाता है, स्पेसिफिकली जो डायबिटीज को देखते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट जिनको बोला जाता है, उनके यहां डाइटिशियंस बैठे हुए हैं कि भाई आपको ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। योगा वाले डिपार्टमेंट में जगह जगह पर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में भी आजकल योगा डिपार्टमेंट बना रखा है कि आप ये भी करो लेकिन साथ में थोड़ी सी आप योगाचार्य से जाकर के या योगा फिजिशियन से जाकर के आप अपना रूटीन भी समझ लो, आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन से आसन करने हैं। तो ये जो ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल पिछड़ा मान करके छोड़ दिया जाए ना, पिछड़ा नहीं है। आज जब प्रासंगिकता हर चीज की बढ़ रही है तो आप देखें कि किसी भी बीमारी में अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान होता है क्या? भाई आप अगर मान लो इंसुलिन ले रहे हो, इंसुलिन के साथ में आप बेजड़ की रोटी खा रहे हो, लौकी की उबली हुई सब्जी खा रहे हो, रोज व्यायाम कर रहे हो, नुकसान करेगा क्या? ऐसा तो है नहीं कि नहीं इंसुलिन अगर लगा रहे हो तो व्यायाम नहीं करना, आपको मगरमच्छ की तरह पड़े ही रहना है तभी इंसुलिन फायदा करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या होना है कि वो अगर आप कर रहे हैं उसके साथ में ये कर लीजिए, इसके फॉलोअप से जब आपको आराम होना चालू हो तो ये आज सब मानना चालू कर दिया है सबने कि अगर इंसुलिन का जो डोज था आपका बहुत ज्यादा था, आप थोड़ा सा डाइट का फॉलोअप कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लो, थोड़ी अपने रूटीन को अच्छे तरीके से फॉलो करना चालू कर लो, आपकी दवाइयों के डोज जो है धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, चाहे वो डायबिटीज की समस्या हो, चाहे वो थायराइड की समस्या हो, चाहे वो अन्य किसी भी बीमारी में आप किसी भी प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं, तो निश्चित ही आप अगर एक अच्छी जीवन शैली का फॉलोअप करोगे तो निश्चित ही उन दवाइयों में कमी भी आएगी, रोग भी कम होना चालू होगा। और जैसे जैसे अच्छी जीवन शैली आपको फायदा देना चालू हो, आप धीरे धीरे करके वहां से, जैसे बुखार आपको आता है तो जिंदगी भर बुखार की गोली थोड़ी खाते हैं, बुखार आया, बुखार की गोली खाई, खत्म हो गया बुखार तो गोली बंद हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक बार लग गई, अब आप उन बीमारियों के चक्कर में आ गए, लेकिन यहां से आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप व्यायाम नहीं कर रहे। पराधीन सपनों सुख नहीं, पुराने समय से कहावत कही गई है कि अगर आप किसी भी चीज के अधीन हो जाते हैं तो निश्चित ही आपको तो सपने भी सुख के नहीं आएंगे, फिर वो भी दुख दुख के ही आते हैं।
इसलिए बहुत आवश्यकता है कि किसी भी चीज के अधीन नहीं होना है। अगर आपको पराधीन नहीं होना है, अपने शरीर को पूरा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है आपको, तो निश्चित ही आपको अपनी जीवन शैली में बहुत अच्छे चेंजेस करने की आवश्यकता है। अच्छी जीवन शैली हमेशा ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है, इसलिए बहुत अच्छी जीवन शैली का यापन करके आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आज सोचते हैं कि हम केवल एक को नहीं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपने डायग्नोस हो गया, जिसमें उत्तम चीज आपको दिख रही है। आपका उद्देश्य क्या है? अच्छा होना है, सही होना है, रोग मुक्त होना है ना। अगर आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी एक पद्धति को फॉलो करें। मूलतः प्राकृतिक चिकित्सा और योग, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ शुद्धिकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन मेथड होता है। इसकी वजह से दवाइयां भी जल्दी लाभ करेंगी। अब रही बात सर्जरी की, तो कुछ लोग सर्जरी को ऐसे अंग्रेजों की पद्धति मान करके छोड़ देते हैं। नहीं, सर्जरी आयुर्वेद में 8 तंत्र हैं पूरे। शल्य, शालक्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, स्त्री रसायन, ऐसे बहुत सारी, कौमार, भृत्य, बाल तंत्र, ऐसे बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जिनमें शल्य नाम का यानी कि सर्जरी नाम का एक बहुत बड़ा तंत्र है, जिसमें सर्जरी की जाती है। पर्टिकुलर किसी जगह सिलाई करनी है तो वो एक कर्नल कूट की बहुत सुंदर सी एक घटना है। विदेशी कोई विद्वान आया था, उसकी नाक काट दी थी भारत के किसी शासक ने। अब वो घूम रहा है अपनी कटी हुई नाक को हाथ में लेकर। डॉक्टर साहब, आपने तो सुनी होगी। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे वो अपनी नाक की सिलाई करवाने के लिए भारत के गुरुकुल में रहने वाले आयुर्वेद के विशेषज्ञ, जो कि शल्य चिकित्सा को जानते थे, और उनसे अपनी नाक की सिलाई करवाई। लगभग 3.5 घंटे उसकी सर्जरी को लगे। और जब वो ब्रिटिश संसद में कुछ महीने बाद पहुंच करके पूछता है कि मेरी नाक में कुछ फर्क है क्या, कोई नहीं कहता। बोले कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल जैसी नेचुरल होती है। बोले ये मेरी कट चुकी थी और मैं यहाँ आता भी नहीं, लेकिन मुझे रास्ते में ऐसा कुछ स्थान दिखा जब भारत के वैज्ञानिक लोग, जो शल्य चिकित्सा के विद्वान कहे जाते हैं, उन्होंने मेरी नाक की सिलाई करी, सर्जरी करी, सिलाई करके बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे कटी ही ना हो। तो शल्य चिकित्सा ये भारत की ही विद्या है। और भी बहुत सारी विद्याएं भारत की जिनको हम जानते नहीं है। और दूसरी बात मैं निवेदन करूं सब दर्शकों को कि कैंसर में नेचुरोपैथी इतनी ज्यादा जरूरी होती है, योग इतना ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आज बीमारी हुई, उसके इलाज चल रहे हैं, फिर उसके इलाज की दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन। अब बीमारी का कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो सकता है, आज यहाँ दर्द हो गया तो आज वहां दर्द हो गया, तो दवाई चल रही है, आज यहाँ दर्द हो गया, आज मेरे को उल्टी हो गई, 3 दिन से भूख नहीं लग रही, कभी दस्त हो गए। बहुत सारी समस्या हो सकती है जो भोग रहे हैं उनको बेचारों को पता है। लेकिन मैं उन सबको निवेदन करूं इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि उनको प्राकृतिक चिकित्सा करानी चाहिए। और यदि आप घर में कर सकते हैं उत्तम विधि से, तो निश्चित रूप से आप घर में करें, कहीं मत जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन घर में फिर उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। एक बार 5-7 दिन जाकर के आप सीख कर आए, फिर आप उसको घर में करते रहे समय निकाल कर। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। आप सोचें कि मैं वीडियो देख करके और इंटरनेट से देख करके मैं घर में कर लूं, और फिर उसके बाद नहीं कर पाएंगे। एक बार 7 दिन जाकर आपको पूरा एक जीवनचर्या सीखनी पड़ेगी। नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप बीमार होते हैं तब 10 दिन अस्पताल में भी तो भर्ती होते हैं, तब 7 दिन 10 दिन आप प्राकृतिक चिकित्सालय में आकर के अपने आगे के जीवन को सुखी क्यों नहीं बना सकते, और रोगों को जड़ से बाहर फेंकने के लिए तैयारी क्यों नहीं कर सकते। एक और अंतिम में चलते चलते डॉक्टर साहब 2 सवाल और हमारे रह गए। वो एक सवाल ये है कि कौन सी चीजें बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, जैसे प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, है ना, ये सब तो ठीक है, लेकिन और दूसरा एक ये है कि हमें प्राणायाम कौन सा करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए सामान्य दृष्टि से। 2 सवालों के और जवाब। देखिए, 2 चीजें हैं कि आप आहार चिकित्सा में क्या खाएं और क्या आपको छोड़ना है। तो एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि जैसा हम खाएंगे वैसे ही हो जाएंगे, जैसा खाएं अन्न वैसा हो तन और मन। तो अगर आप सात्विक प्रकृति का भोजन करते हैं तो शरीर में सात्विक प्रकृति पैदा होगी। अगर आप तामसिक प्रकृति का भोजन करेंगे तो शरीर में तामसिकता बढ़ेगी, और रोग को तामसिकता ही बोला जाता है। तो अगर कोई भी रोग हुआ है तो आपको सात्विक प्रकृति के भोजन पर ज्यादा जोर देना चाहिए, और जो तामसिक प्रकृति का भोजन है
उसको छोड़ देना चाहिए। अब आप बहुत ज्यादा मसाले, प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड जो हैं उनका उपयोग, कढ़ाइयों में तल तल करके जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि जब शरीर पर रोग हावी होता है तब शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता स्वतः ही कम होना चालू हो जाती है। और रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कम है, ऐसे समय में आप भारी खाना खाओ तो वो खाना शरीर पर और गलत प्रभाव डालने का काम करता है। इसलिए आपको भारी और पचने में जो भारी है ऐसे भोजन से पूरे तरीके से दूरी बना लेनी चाहिए। अब क्या खा सकते हैं? इसमें सात्विक प्रकृति का मतलब होता है विशुद्ध प्राकृतिक भोजन जो होता है, जिसको अपक्व आहार बोला जाए। अपक्व मतलब बिना पका हुआ भोजन। अब बिना पका हुआ है तो फिर बहुत आवश्यक होती है कि वो बहुत ज्यादा केमिकल वाला ना हो। तो जैविक भोजन अगर कैसे भी व्यवस्था हो जाए तो जैविक भोजन की व्यवस्था रहे, जिसको ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। ऑर्गेनिक फूड अगर अवेलेबल हो जाए तो उसका उपयोग किया जाए। उसके उपयोग करने के साथ साथ शरीर में थोड़ा सा पहले की विषाक्त जो गंदगी है उसको निकालने के लिए आप एनिमा का उपयोग कर लें। आप त्रिफला का पाउडर, हरड़ का पाउडर कुछ लेकर के अपनी गट को, अपने इंटेस्टाइन को एक बार पूरा क्लीन कर दें। उसके बाद सात्विक भोजन आपके शरीर में और अच्छे तरीके से लाभ देना चालू करेगा। निषेध के रूप में आपको हर उस चीज से दूरी बना लेनी है जो पचने में भारी है या जो आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा था कौन से योग प्राणायाम करने चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, सबसे ज्यादा लाभकारी 2-3 क्रिया ऐसी। बिल्कुल। तो अब दूसरा वाला जो है कि व्यायाम में बेसिकली व्यायाम 2 प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक व्यायाम और एक श्वास का व्यायाम। तो शारीरिक व्यायाम भी, हालांकि जब हम शरीर से श्रम या व्यायाम करते हैं तो श्वसन की क्रिया पर उसमें भी असर पड़ता ही है, लेकिन आप शारीरिक व्यायाम करने के बाद थोड़े देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसको श्वास का व्यायाम बोला जाता है या फिर योग की भाषा में इसको प्राणायाम कहा जाता है, वो करें। प्राणायाम में सबसे बढ़िया प्राणायाम होगा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है। दीर्घ श्वसन, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। इन 2 प्राणायामों को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर आप इन दोनों प्राणायामों को करने में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो फिर तीसरी एक क्रिया होती है जिसको सामान्य तौर पर प्राणायाम के नाम से ही जानते हैं, वो है कपालभाति। कपालभाति क्रिया है। 60 कर्म जो होता है उन 60 कर्म में 6 क्लींजिंग क्रियाज में एक क्रिया होती है कपालभाति। धौती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये कपालभाति 3 प्रकार का होता है, वात क्रम, व्योतक्रम और शीत क्रम। तो वात क्रम कपालभाति क्रिया जो है उसी को कपालभाति प्राणायाम के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। मतलब वायु के माध्यम से शरीर की शुद्धि करके कपाल को प्रज्वलित करके कपाल को शुद्ध करने का काम, इसको कपालभाति बोला जाता है। तो कपालभाति क्रिया भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभकारी होती है ये क्रिया। इसके साथ में यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इसकी टाइमिंग को, जैसे सामान्य तौर पर आप अगर 2 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे, इससे तो आराम नहीं मिलने वाला है। आराम प्राणायाम क्यों फायदा करता है? जैसे आज रेस्पायरोमीटर के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है। सामान्य तौर पर जिन लोगों को फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है या फिर शरीर में आंतरिक कमजोरियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो रिवाइवल के लिए एक रेस्पायरोमीटर जिसमें 3 बॉल लगी रहती हैं, हवा फूंक करके बॉल को उठाना पड़ता है, ये रिवाइवल एक्सरसाइजेस के रूप में आपको दिया जाता है। जैसे जनरली जब हाथ कमजोर हो जाते हैं तो फिंगर एक्सरसाइजर स्प्रिंग वाला दे दिया जाता है कि भाई ये कर लो। तो ये व्यायाम के ही तो तरीके हैं, हम यहां प्रॉपर तरीके से आपको करा रहे हैं। वो जो श्वास की क्रिया, सांस भर के आप बॉल उठा रहे हैं फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, प्राणायाम में ऐसे कई उपाय हैं, कई प्रकार के प्राणायाम हैं जो आपको विशेष स्पेसिफिक रूप में फायदा देते हैं। तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और साथ में कपालभाति क्रिया का अभ्यास ज्यादा देर के लिए, शुरुआत आप धीमी गति से करें, शुरुआत आप कम समय से करें और सने समय को बढ़ा लीजिए। कहा जाता है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, ये तो आसन की परिभाषा है।
और यह भी कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। जैसे किसी को अगर तुरंत कह दिया जाए 20 मिनट अनुलोम विलोम, 20 मिनट भस्त्रिका और 20 मिनट कपालभाति, मतलब टोटल 1 घंटा करना है, तो तुरंत ही माथा पकड़ लेते हैं, इतना कैसे होगा। इतना नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप 5-5 मिनट से शुरू कर दो और रोज 1-1 मिनट तीनों में बढ़ाते जाओ, तो धीरे धीरे करके 20 मिनट आने में कितनी देर लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 15-16 दिन में आप 20 मिनट पे आ जाएंगे, 20-20 मिनट पे। निश्चित ही 15-16 दिन के बाद जब आप 1 घंटा प्राणायाम करना चालू करेंगे तो वो प्राणायाम किस तरीके से फायदा करेगा आपको। प्राणायाम से ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, आपके पूरे शरीर में शुद्ध हवा का संचार होना चालू होगा, पूरे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर जनरेशन होगा, हार्ट की एफिशिएंसी अच्छी होगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट के साथ में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपके डाइजेशन की मैकेनिज्म भी अच्छी होगी, लिवर का प्रोसेस भी अच्छा होना चालू हो जाएगा, लिवर की जो मेटाबॉलिक रेट अच्छे करने की जो टेंडेंसी है उसको लिवर ठीक करना चालू कर देगा। धीरे धीरे करके पूरे शरीर की कोशिकाओं में अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो समस्या है इस समस्या में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों में जैसा आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम किसी भी रोग पर जब चर्चा करते हैं तो सामान्य बातें होती हैं, स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंसर शरीर के किसी भी भाग में पाया जा सकता है ना? तो उस किसी भी भाग का उपचार करने के लिए विशेषज्ञ के पास निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए। ये सामान्य उपाय हैं जो कि सभी लोगों को लाभ करेंगे, चाहे किसी के बोन कैंसर हो, चाहे किसी के ब्लड कैंसर हो, चाहे यूट्रस ओवरी में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, अथवा ब्रेन कैंसर या कुछ भी किसी भी स्थान पर, सभी स्थानों पर अगर कैंसर हुआ है, किसी भी स्थान पर हुआ है, सभी स्थानों पर जो सबसे ज्यादा लाभकारी बातें थी वो आज हमने आपके सामने आहार के, योग के और जितने समझ बढ़ाने वाली चीजें थी उनके बारे में हमने चर्चा की। निश्चित रूप से आगे आप और विशेषज्ञ की राय के रूप में अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो आदरणीय डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर रमाकांत शर्मा है और आप YouTube पर आपके वीडियोस अलग अलग रोगों के रूप में हैं। आप आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपने रोग का विशेषज्ञता के साथ उपचार करा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आप यदि किसी भी रोग से जूझ रहे हैं और प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में मॉडिफाई, जीवन को करके, दिनचर्या को मॉडिफाई करके अगर उसको ऐड कर दिया और योग को ऐड कर दिया, तो ये मेरा विश्वास है, पिछले 12-13 साल से हमारे कार्य करने का योग के क्षेत्र में खूब अनुभव है और मेरा ये विश्वास है कि आप और जल्दी ठीक होंगे। निश्चित रूप से परमात्मा बहुत बलवान है, सबको बहुत शक्ति देता है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए मैं सबको कहता हूं कि ईश्वर में भी विश्वास रखना शुरू करो। प्रतिदिन प्रार्थना का भी पाठ अपने जीवन में, दिनचर्या में प्रार्थना को भी किया करो। और प्रार्थना का मतलब उसमें भजन हो, अच्छे हो, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता हो, समर्पण हो, और फिर अंत में प्रार्थना करो कि भगवान मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकता था वो मैंने किया। यम नियमों का पालन करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। कुछ युवाओं को मैं कहता हूं कि उस संदेश को समझो जो हमारे पूर्वज कह के आए। वो कहते हैं, नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, उठो जागो योग से, हाँ उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, अरे रे 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 भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, हाँ योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी
निरोगी बनो रे। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आप अंतिम में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रोग तो आजकल फैल ही रहे हैं और इस गति से फैल रहे हैं कि जब हम सोते हैं तो सवेरे कोई ना कोई एक नया रोग अपने विकराल रूप को लेकर के आपके शरीर में आ जाता है। ऐसे समय में रोग को पूरे तरीके से दूर करने के लिए, अपने शरीर को पूरे तरीके से निरोगी बनाने के लिए और निरोगी बनाने के बाद शरीर निरोगी बना रहे, इसके प्रयास में एक कहावत कही जाती है कि आप अगर स्वस्थ हैं तो भविष्य में भी आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसके लिए आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और जीवन शैली में जो आवश्यक परिवर्तन होने की आवश्यकता है वो जरूर करें। रोग पूरे तरीके से खत्म हो सकते हैं। रोग चाहे कब्ज हो या फिर चाहे कैंसर हो, कब्ज से लेकर के कैंसर तक सारे ही रोगों का बहुत अच्छा उपचार तब होता है जब आप अपने पूरे शरीर को पूरे तरीके से शुद्ध करके, शुद्ध रखने के लिए आप अच्छा व्यायाम, नियमित व्यायाम के अभ्यास के साथ संतुलित भोजन की व्यवस्था, इन सब पर ध्यान देते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है, बाल झड़ने से लेकर के तलवे में प्लांटर फेशियाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें तलवे के पंजा जो होता है, पैर का पंजा, उसके नीचे जो फेसिया होता है, प्लांटर फेसिया बोला जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरे पैर में नीचे की तरफ सूजन रहती है, आप एक कदम भी चलने में आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो यहां से लेके तलवे तक के पूरे शरीर में जो भी रोग आपको हुआ है, डेफिनेटली आपके उस रोग में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अगर आपको कोई समस्या है या फिर आप चाह रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें, मेरे नाम से एक चैनल है, डेफिनेटली मेरे नाम से ही है, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप उस पर जा सकते हैं। ऑलमोस्ट उसमें 1200-1500 वीडियोज हैं, तो आप वैसे तो सर्च करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका है, उसमें आप पूरा सर्च करके देख लीजिए क्या फॉलो करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, आप चाहें तो कांटेक्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्टिंग लिंक्स दे दिए जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी न्यूज की ओर से, हमारे श्रोताओं और सभी विद्यार्थियों की ओर से आपको हृदय से पुनः साधुवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं आगे भी आप स्वामी न्यूज के साथ समय निकालकर कभी जुड़ करके बिल्कुल और भी अन्य दर्शकों को भी लाभान्वित करते रहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।